काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। मांग तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखाती है जो एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय में, यदि अन्य बातें समान रहे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। अन्य बातें समान रहने से मतलब होता है कि रुचि, फैशन, आदत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनमें परिवर्तन हो जाता है तो फिर मांग में और कीमत में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें मांग एवं मूल्य में उल्टा संबंध पाया जाता है, अपोजिट रिलेशनशिप होती है। अर्थात मूल्य अधिक होने पर मांग घटती है और मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसी कारण मूल्य मांग वक्र का ढाल दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। प्राइस डिमांड या मूल्य मांग का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ये रेखा चित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें OY एक्सिस के ऊपर प्राइस दिखाई गई है और OX एक्सिस के ऊपर डिमांड दिखाई गई है। DD वक्र जो है वो प्राइस डिमांड वक्र है। जब वस्तु का मूल्य OP1 है या जब वस्तु का मूल्य M1Q1 के बराबर है, तब उस वस्तु की डिमांड कितनी की जा रही है? OM1 के बराबर। जब वस्तु का मूल्य बढ़कर के OP2 हो जाता है OP1 से, तो वस्तु या उसका मूल्य M2Q2 हो जाता है, तो वस्तु की डिमांड जो पहले OM1 थी उससे घट करके OM2 हो जाती है। यानी कि ये बताती है कि मूल्य के घटने और बढ़ने का मांग के ऊपर भी असर होता है। यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है और मूल्य कम होता है तो मांग घट जाती है। इसीलिए इन दोनों के अंदर अपोजिट रिलेशनशिप पाई जाती है। आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग बताती है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय पर कितनी कितनी मात्राओं की वस्तु की मांग करता है। ऐसी स्थिति में आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के घटने पर मांग घट जाती है। आय मांग रेखा, इनकम डिमांड कर्व, जर्मनी के एक पुराने अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल कर्व में के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार मूल्य मांग मूल्यों तथा मात्राओं के परस्पर संबंध को बताती है, उसी प्रकार आय मांग आयों तथा मांगी गई मात्राओं के संबंध को स्पष्ट करती है। आय मांग को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। एक सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं, और दूसरी निम्न कोटि की वस्तुएं यानी इंफीरियर गुड्स। पहला लेते हैं सुपीरियर गुड्स, श्रेष्ठ वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि आय में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसी वस्तुएं श्रेष्ठ अथवा उत्तम कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं विलासिता तथा आरामदायक वस्तुएं होती हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं यानी सुपीरियर गुड्स का रेखा चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा स्पष्टीकरण। OY एक्सिस पर इनकम को लिया गया है और OX एक्सिस पर डिमांड ली है यानी मांग को लिया है। शेष वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र है जो दाएं से बाएं ऊपर की ओर उठता है, यानी जो DD जो हमारी लाइन आ रही है, कर्व आ रहा है, ये है आय मांग वक्र। अर्थात इसका ढाल जो है वो घनात्मक होता है। यहाँ पर आय एवं मांग में डायरेक्ट रिलेशनशिप या सीधा संबंध पाया जाता है। आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के घटने पर मांग घटती है। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि जब आय OP1 है तो कितनी डिमांड कर रहा है एक उपभोक्ता? OM1 के बराबर डिमांड करता है। जब आय बढ़ करके OP2 हो जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ करके OM2 हो जाती है, यानी कि यह दोनों की रिलेशनशिप को स्पष्ट करता है। निम्न कोटि की वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि आय के बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है।
जैसे कि मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, डालडा घी आदि ऐसी वस्तुएं हैं निम्न कोटि की। जब भी हमारी आय में परिवर्तन होगा तो इन वस्तुओं के ऊपर हमारी आय का कम भाग खर्च किया जाता है, यानी हम इनका उपभोग लगभग बंद सा कर देते हैं। इंफीरियर गुड्स या निम्न कोटि की वस्तुओं का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस चित्र में आप देख रहे हैं डीडी कर्व जो आ रहा है, ये आय मांग वक्र है। यह बाएं से दाएं यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि आय और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, इंफीरियर गुड्स की मांग कम हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जब एक उपभोक्ता की आय OP1 है तो वो वस्तुओं की कितनी डिमांड कर रहा है, OM1 के बराबर वो वस्तुओं की डिमांड कर रहा है। जब आय बढ़कर के उसकी OP2 हो गई है तो उसकी मांग जो पहले OM1 थी उसकी जगह घट करके अब OM2 हो जाती है। यानी कि जब भी इंफीरियर गुड्स की मांग में कमी होगी, इसका मतलब ये कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है। तीसरी स्थिति आड़ी मांग या क्रॉस डिमांड। प्रति मांग या आड़ी मांग से अभिप्राय वस्तु विशेष के लिए मांग की उन मात्राओं में परिवर्तन से होता है जो उस वस्तु की कीमत में ना हो करके किन्हीं अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज या सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय तथा कॉफी, चीनी और बूरा, है ना। इसमें मांगी गई मात्रा तथा वस्तुओं के मूल्यों में सीधा संबंध होता है। जैसे कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कॉफी महंगी हो गई है इसलिए उसके स्थान पर चाय का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। स्थानापन्न वस्तुओं का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। डीडी मांग वक्र है। OX एक्सिस पर हमने A वस्तु की डिमांड दिखाई है और OY एक्सिस के ऊपर B वस्तु की डिमांड दिखाई है। यह दाएं से बाएं ऊपर की ओर उठता जा रहा है, अर्थात इसका ढाल धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत OP1 है तो वस्तु A की मांग की मात्रा OM1 है। जब वस्तु B की कीमत बढ़कर के OP2 हो जाती है तो वस्तु A की डिमांड भी बढ़कर के OM2 हो जाती है, यानी कि दोनों के अंदर रिलेशनशिप है। अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक साथ किया जाता है, अर्थात एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं है। जैसे पेन और इंक, ब्रेड और बटर, कार और पेट्रोल। इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है, क्योंकि एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी अपने आप से ही कम हो जाएगी, क्योंकि एक के बिना हम दूसरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुओं का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। OY एक्सिस के ऊपर हमने B वस्तु की कीमत ली है, प्राइस ली है B वस्तु की, और OX एक्सिस पर A वस्तु की मांग को लिया है। DD जो कर्व आ रहा है वो मांग वक्र है। DD वस्तु A का पूरक वस्तुओं के लिए आड़ी मांग वक्र को स्पष्ट करता है। यह दाएं से बाएं नीचे की ओर गिर रहा है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। जब पूरक वस्तु B की कीमत OP1 है तब वस्तु A की मांग कितनी हो रही है, यानी OM1 के बराबर वस्तु की मांग की जा रही है। जब B वस्तु की कीमत बढ़कर के OP2 हो जाती है तो मांग A वस्तु की मांग की स्थिति क्या होती है, यानी कि उसकी मांग घट करके OM2 रह जाती है। नंबर 3 स्वतंत्र वस्तुएं इंडिपेंडेंट गुड्स। इन
स्वतंत्र वस्तुओं का संबंध किसी भी वस्तु के साथ नहीं होता है, अर्थात एक की कीमत में परिवर्तन होने पर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर या उनकी मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग के लिए 3 और प्रकार होते हैं। एक संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। जब 2 वस्तुएं किसी एक संयुक्त उद्देश्य से मांगी जाती हैं तो उनकी मांग संयुक्त मांग कहलाती है, जैसे पेन और इंक, डबल रोटी और मक्खन, कार और पेट्रोल आदि। ये सभी वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं। इनमें से यदि एक की भी मांग की जाती है तो दूसरे की मांग भी करनी ही पड़ेगी। अतः पूरक वस्तुओं की मांग ही संयुक्त मांग कहलाती है। नंबर 2, उत्पन्न मांग या व्युत्पन्न मांग, ड्राइव डिमांड। जब एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है कि उसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। एक वस्तु की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, अर्थात वह दूसरी वस्तु के उत्पादन में उत्पन्न या साधन है जो उसकी सहायता करता है, उत्पादन साधन है जो उत्पादन करने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार की जो मांग है वो क्या कहलाएगी? उत्पन्न मांग। जैसे श्रम की मांग उत्पन्न मांग कही जा सकती है, क्योंकि श्रम की मांग करने का कारण क्या है? उसकी सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना है। इसी प्रकार ईंट तथा चूने की मांग उत्पन्न मांग कहलाएगी, क्योंकि उसकी इन मांग से मकान बनेगा, दुकान बनेगा या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण का कार्य किया जाएगा। सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड। जब किसी एक वस्तु का प्रयोग अनेकों प्रकार से किया जा सकता है तो उसकी मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे कोयला है, बिजली है कि हम खाना बनाने के लिए कर रहे हैं, रोशनी के लिए कर रहे हैं, कमरे को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक ही वस्तु का अनेकों प्रकार से जब प्रयोग किया जाता है तो वो सामूहिक मांग कहलाती है, क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है।